So, okay, my dear brothers and sisters, Namaskar everyone. I don't think that you have learned how to pay and convey the Namaskar or respond to the Namaskar. Have you ever learned how to do Namaskar? You have learned good morning, good evening, good afternoon. But as an Indian citizen, you must learn the most oldest and ancient system conveying the Namaskar, isn't it? That is the best way to greet anyone. And the Namaskar doesn't, it is not confined with any community or any religion. It is a universal call to pay respect to anyone, universal way to greet anyone. Understand? So the best way to pay Namaskar or convey Namaskar, to respond to Namaskar, that is just hold your hand, close your eyes, touch your two finger here and touch your heart. This is the best way of Namaskar. So once again, can you demonstrate it? So the science behind Namaskar, why we do like this? Why we smile when we do Namaskar? This is the oldest model of style, isn't it? Oldest model, isn't it? Old model and modern. Hi, hello. These are the modern style. But don't you think this? Yeah, the modern style of greeting is a hired one. It is the hired one. We have hired from external world. That is from European world, isn't it? We have hired it from Europe. And is it good quality to hire? ओके ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है हायर किए हुए हैं, ये जो कल्चर, हेलो हाई की कल्चर, बाय बाय बाय, ये सब जो है इम्पोर्टेड कल्चर है. और हम इम्पोर्ट करते करते एक्सपोर्ट करना भूल गए. और हम ये भूल गए कि एक्सपोर्ट करने से हम धनी होंगे, इंपोर्ट करने से हमारी गरीबी बढ़ेगी. इंपोर्ट करेंगे हम लोन ऋण के तले दब जाएंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी नॉलेज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर क्षेत्र में हम रिच एंड रिचर होते जाएंगे, रिचेस्ट बनेंगे, isn't it? So what should we do? Should we import or export? हमें एक्सपोर्ट करना है. तो जो साइंस आप लोगों को बताया, ये दिस इज seat of mind, controlling point of mind, controlling point of mind, and this is the seat of heart. So we pay respect to that Almighty with my mind and heart. मन और हृदय से उस प्रभु को हम नमन करते हैं, उनके चरण में अपने आप को समर्पित करते हैं, जो आपके मेरे दिल में बसे हुए हैं. किसमें? मेरे मन दिल में बसे हुए हैं. ईश्वर कहाँ है? मेरे मन दिल में है, मन और दिल में है. He is not outside of everything. He is not beyond of everything. He is within and without of everything. देखो कोई बच्चा पैर नहीं हिलाएगा, पैर हिलाने से मेंटल रिलेशन हो जाता है, समझ गए ना? तो शांत नहीं रहता, कोई पैर नहीं हिलाएगा. ईश्वर हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र हैं. इसीलिए तो ईश्वर का अल परवेसिव बोलते हैं ना, अल परवेसिव एंटिटी, अल परवेसिव. मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम. दिस इज a singular entity, one singular entity, supreme power, supreme intelligent power, supreme consciousness which controls everything. वो कहाँ है? ऊपर है, नीचे, सर्वत्र है. वो मेरे दिल में है, तो वो आप में है, हम में है. तो ये नमस्कार इस शरीर को कौन करता है?
ये रक्त मांस का शरीर 2 दिन के बाद गल जाएगा, पिघल जाएगा, फेंक देगा, इससे प्राण निकल जाने के बाद उसको टच तक करने नहीं जाएगा, अछूत हो जाएगा। देखो खाना पीना खा के स्नो पाउडर लगा कितना चमक रहे हैं सब, ये प्राण त्याग दिया, इसको छुएगा, अरे बाप अपवित्र हो जाएगा। सो वाई वी शुड हैव मोर इन्फेचुएशन विद दिस बॉडी। इस शरीर के प्रति इतना मोह क्यों भाई? हाँ, अगर करना है तुम्हारे अंदर, इस शरीर के अंदर और 2 शरीर है जो बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल शरीर है वो है तुम्हारा मन। बिकॉज द गॉड हैज गिवन यू इनफाइनाइट पावर, इन्फ्यूज इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट शक्ति तुम्हारे दिमाग के अंदर है, तुम्हारे अंदर सबके अंदर है। एक छोटा सा बीज है, उसमें कितना बड़ा प्लांट होने का संभावना है। इनफाइनाइट पोटेंशियलिटीज है कि नहीं? अनंत। एक सरसों का छोटा बीज मिट्टी में डालो, सरसों का पौधा बन गया, हजारों सरसों हुए, उसको डालो, करते करते पूरे दुनिया में वो सरसों फैल जाएगा, छोटा सा बीज। और हम तो न सरसों हैं न बरगद हैं, हम तो इंसान है, और इंसान आर कॉल्ड डेमी गॉड। ईश्वर को क्या बोला, इंसान को क्या बोला जाता है? डेमी गॉड। हम इंसान डेमी गॉड है, और हम में वो फुल पोटेंशियलिटीज है, वो सामर्थ्य है कि हम क्या बन जाए? सुप्रीम बन जाए। क्या बन जाए? सुप्रीम। सुप्रीम के ऊपर कुछ है? देयर इज नथिंग बियॉन्ड सुप्रीम। सो हमारे अंदर वो पोटेंशियलिटी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं एजुकेशन डजंट मीन to impose something from the external world, but to manifest or explore the eternal divinity already dormant in you. शिक्षा बाहर की चीजों से आरोपित करने का कोई चीज नहीं है, वो तुम्हारे अंदर में जो दैवीय शक्ति छुपी हुई है उसको तुम जागृत करो, एक्सप्लोर करो, मैनिफेस्ट करो। दैट इज द रियल एजुकेशन, दैट इज द ट्रू एजुकेशन। अब ये अगर ट्रू एजुकेशन है तो वेस्टर्न एजुकेशन की बेकार है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेकार है। साइंस टेक्नोलॉजी ये बेकार का चीजें हैं। ना साइंस टेक्नोलॉजी बेकार है, न ही ओरिएंटल एजुकेशन बेकार है, न ही ऑक्सीडेंटल। तो क्या है, क्या होना चाहिए बच्चे? क्या होना चाहिए? एक को छोड़ दें, दूसरे को ग्रहण करें, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो? दोनों का हैप्पी ब्लेंडिंग होना चाहिए ना। जैसे देखो, एक ताड़ का बीज, ताड़ समझते हो ना? है ना? अरे ताड़ का बीज जो है खाते हैं कि नहीं? ये उस बीज को डाल देते मिट्टी के नीचे, शहर वाले को नसीब नहीं होगा, गांव वाले को ही पता होगा। वो मिट्टी के नीचे डालते हो, क्या होता है? 2-3 महीने के अंदर ना उसके अंदर एक शूट, स्प्राउट शूट होता है। क्या निकलता है? अंकुर। अंकुर निकलने के पहले अंदर में ना बहुत सुंदर व्हाइट, अरे देखिए ये जानती है, ये खाई, ऐसा बहुत मीठा लगता है, ठीक है। और उसके बाद एक स्प्राउट निकलेगा, वो स्प्राउट बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। इतना सा बीज ताड़ का इतना लंबा, ठीक है ना। ये क्या है? एक्सट्रोवर्शियल मूवमेंट, बहिर्मुखी गति, बाहर की ओर जाने वाली गति, ठीक है। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अंदर में क्या कर जाता है? खोखला। क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। तो हमारा आज के दिन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें खोखला बना दिया है। क्या बना दिया? बाहर से फिट फाट, अंदर से कहाँ का घाट? मोकामा घाट। मतलब अंदर से खोखला है। क्यों? आज पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन नींद के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। उनको टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, उसको दूर करने के लिए शराब पीनी पड़ती है, पीते हैं। आज एक फैशन बन गया है, टेंशन आया तो शराब पी लिया, टेंशन आए तो ड्रग्स ले लिए, टेंशन आए तो सिगरेट फूक लिए, गुटखा खा लिया। क्या कहे बाबा, बड़ा टेंशन होता है, इसीलिए दिन में 50 पूरी पाउच मार लेता है, ठीक है। ये क्या है? टेंशन। व्हाट इज दिस? क्योंकि मनुष्य दिन रात उस पाम सीट के तरफ भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, बढ़ रहा है। अंदर खोखला, एकदम खाली, जीरो, अशांत है,
चंचल है, बेचैन है। अब क्या करना होगा, हमें बाहरी गति के साथ साथ इंटरनल गति का एक क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक ब्लेंडिंग होना चाहिए, सुंदर सामंजस्य होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेकार का चीज नहीं है, नहीं आध्यात्म बेकार का चीज है। साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले बोलते आध्यात्म फालतू का चीज है, अध्यात्म करने वाले दे साइंस टेक्नोलॉजी फालतू है। बट एंशिएंट, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब बोले हैं, एंशिएंट गुरुकुल व्यवस्था। ओए लड़के, ओए क्या देख रहे हो? एंशिएंट गुरुकुल का व्यवस्था वो क्या था, आप बताइए। जिस समय चाणक्य जी आचार्य हुआ करते थे, उस समय उस युग को ओल्ड एज कहा जाता था या मॉडर्न एज? उस समय मॉडर्न बोला जाता था। उस समय का मॉडर्न, आज का मॉडर्न नहीं, उस समय का मॉडर्न एज था। उस समय घुड़सवार होते थे कि नहीं? क्या उस समय भास्कराचार्य नहीं थे? उस समय आर्यभट्ट नहीं थे? उस समय आचार्य वाचस्पति नहीं थे कि नहीं? जीरो का इन्वेंशन कहाँ हुआ था? यूरोप में तो नहीं हुआ होगा, हुआ है ना इंडिया में। तो ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये जितने साइंस है, साइकोलॉजी का जन्म कहाँ हुआ? यहीं पर। तो हम कैसे बोलेंगे कि उन दिनों के बच्चे मॉडर्न नहीं थे? गलत है। उस समय के लोग मॉडर्न थे। उनके तुलना में आज हम ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन मॉडर्न होके उनके मन में जो शांति थी आज आपके मन में है। क्यों? क्योंकि उस समय बैलेंस था। उस समय गुरुकुल में ध्यान कम से कम सुबह 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा ध्यान कराया जाता था। उसके बाद सर जी जो भी बोलते थे वो सारा चीज याद हो जाता था, क्योंकि ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, और एकाग्र चित्त मन जो सुनेगा, जो देखेगा, ग्रहण करेगा। ओके, तो उसके बाद वहीं पर स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते थे। फिजिक्स उस समय भी था, रसायन विज्ञान था, जीव विज्ञान था, शल्य चिकित्सा, सर्जरी भी थे। सारे चीज हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला गुरुकुल यूनिवर्सिटी, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। तो इसका मतलब उस समय भी टेक्नोलॉजी और अध्यात्म दोनों का हैप्पी ब्लेंडिंग था। क्या था? हैप्पी ब्लेंडिंग था। लेकिन आज मतलब कब? जब से ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए हैं, तब से हमें खोखला कर दिया। कैसे? किन मैकले, उन्होंने मॉडर्न, तथाकथित मॉडर्न एजुकेशन को लाया। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी को ही प्रधान एजुकेशन माना, मैथमेटिक्स को प्रधान एजुकेशन माना। धीरे धीरे भारत का जो मोरल एजुकेशन है, आध्यात्मिक एजुकेशन है, नैतिकता है, धीरे धीरे खत्म कर दिया। चाय का इंट्रोडक्शन किया, ओपियम का इंट्रोडक्शन किया, जिससे कि हमारे लोग जो बलशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, उनका तेज वो सब खत्म हो जाए। अंग्रेजों ने हमें क्या बनाया? हमें गुलाम बनाया। किसके माध्यम से? हमारे ही माध्यम से। हमारे ही बच्चे को ले जाते थे कहाँ? ब्रिटेन ले जाते थे। वहाँ जाके सिखाते थे क्या? टाई पहनो, वोट पहनो, चम्मच और फोर्क से खाओ। उसके बाद वो लोग जब वहाँ से आ जाते थे, ये हमारे भारतीयों को समझते थे ये तो नीचा है, ये क्या है, अछूत है। ये समझ के एक हायर एंड लोअर, छूत अछूत का गैप बना दिया। और समाज में आज वही चीज चल रहा है कि नहीं? और हम कहाँ हैं? जीरो पे आ गए, जीरो। हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स बाहर में काम कर रहे हैं। वहाँ के साइंटिस्ट बन के काम कर लाखों करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, उस देश को उन्नत कर रहा है, और हमारे यहाँ जीरो। ये हमारी गलत शिक्षा पद्धति है। तो हमें क्या करना है? देयर शुड बी हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ एक्सट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी
and the introversial spiritual science. अध्यात्म और विज्ञान का दोनों का एक सुंदर समन्वय होना चाहिए, वही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ा सकता है और मनुष्य का सर्वात्मक उन्नति कर सकता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, पॉलिटिको, इकोनॉमी, जियो, साइंस, आर्ट, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, जीव हर क्षेत्र में सर्वात्मक गुणों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं करना है, आध्यात्मिक को भी अवॉइड नहीं करना है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा जीवन है। जैसे देखिए, ये हमारा शरीर है कि नहीं? ये शरीर क्या है? This body is nothing but a biological machine. क्या है? Is a biological machine. एक दैवीय यंत्र है, यह एक यंत्र है, मशीन है नहीं? This is a machine. And run by what? ये मशीन कैसे चलता है? ब्रेन के द्वारा। मशीन कैसे चलता है भाई? ब्रेन के द्वारा। वो ब्रेन भी शरीर का ही पार्ट है। आप बताइए, ब्रेन और मन एक चीज है क्या? ब्रेन एंड माइंड क्या एक चीज है? पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए आप लोग। ब्रेन एंड माइंड, क्या माइंड को देखने का कोई यंत्र है आपके पास? क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? ब्रेन को हम सब देखते हैं, तो डॉक्टर से ही पता चल जाएगा ब्रेन है, किंतु माइंड को हमने देखा नहीं है। तो आप बताइए, देखे नहीं हम मान रहे हैं। अब ये माइंड का स्वभाव कैसा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड? मन का स्वभाव कैसा है भाई? चंचल है। क्या है? फ्रीकल है, बंदर है, बंदर है? मन है बंदर। तो आज आपको हम दिखा रहे हैं कि आध्यात्म विज्ञान आपको किस तरह से एक कंप्लीट ह्यूमन बना सकता है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, एक कंप्लीट ह्यूमन आप बन सकते हैं। एक मिनट, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, समय नहीं। जो मैं कह रहा था, ये हमारा माइंड है। आप लोग कभी डॉक्टर फ्राइड का नाम सुने हैं? फ्राइड, डॉक्टर फ्राइड है, वो वर्ल्ड का मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर माना जाता है। क्या बोलते हैं? मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर। डॉक्टर फ्राइड का कहना है कि माइंड हैज गॉट 3 चैम्बर्स। मन का कितना चैम्बर है? 3 चैम्बर है। जो पहला चैम्बर है, अभी हम लोग जिस अवस्था में, इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। क्या? जागृत अवस्था। और दूसरा चैम्बर है स्वप्न अवस्था। क्या है? स्वप्न अवस्था। और तीसरा लेयर है अचेतन अवस्था। क्या बोलते हैं? अचेतन अवस्था। याद रखना ये तीनों चीज। तो जागृत अवस्था जैसे अभी है, जागृत है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। कितना सुन रहे हैं और कितना ग्रहण कर रहे हैं वो तो आप ही जानते हैं। अब तक मैं जितना बोला वो कितना आपको याद है वो आप ही जानते हैं। अगर मन मेरे साथ है तो ज़रूर आप याद किए होंगे। अगर मन मेरे साथ नहीं है, घर में है, क्रिकेट ग्राउंड में है या टेलीविज़न में है, तो मेरे बातों को आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये क्योंकि मन का स्वभाव यही है, चंचलता, भागता है। 1 मिनट में कहीं वो स्थिर रह ही नहीं सकता है, कोई ना कोई उसको विषय चाहिए। ठीक है, ये चंचल है, इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में हम लोग क्या क्या करते हैं? सेंसिंग डिजायर एंड
सेंसिंग, डिजायर एंड रिएक्शन। क्या है? सेंस। सेंस का मतलब जैसे इमली का चटनी, देखो देखो देखो, सबके मुंह में पानी आ गया। इमली यहाँ है ही नहीं, इमली का चटनी बोलते पानी आ गया। ये क्या हो गया? क्योंकि तुम लोग गुपचुप खाए हो, इमली का चटनी खाते हो, वो नाम सुनते ही पानी आ गया। तो मेरा शब्द ने तुम्हारे दिमाग को क्या किया? इमली खिला दिया, है कि नहीं? इसको बोलते सेंसिंग। तुमने सेंस ग्रहण किया, ठीक है। बोला आइसक्रीम, आइसक्रीम मतलब घंटे बजाएगा, तो तुरंत क्या करोगे? पैसा है कि नहीं? है कि नहीं? पैसा नहीं तो बड़ा मायूस हो जाते हैं। अब पैसा है तो तुरंत दौड़ कर जाएंगे, आइसक्रीम ऑर्डर करो तो भाई, तो आइसक्रीम आप लेंगे। तो देखिए सेंसिंग, सेंस आपने ग्रहण किया, किससे? कानों से सुन के, आंखों से देख के, टेस्ट जीभ से लेके, नाक से वैनिला का फ्रेग्रेंस है लेकिन, और फिर स्पर्श करके हम इस सारी चीजों को ग्रहण करते हैं। देख रहे विज्ञान, ये है मन का काम। और कितना देर में रिएक्ट किया? 1 सेकंड भी लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगा। 1 सेकंड में क्या क्या सोच लिया मन, और सोच के फिर बोल रहा है जाओ ना, तो जाओ ना, तो पैर चलना शुरू कर दिया। देखो ना, ऐसा ही हाथ पॉकेट में डाला, 1 सेकंड में क्या क्या हो रहा है, पता है कि नहीं? ये मन का खेल है। ये मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है। गाना हम, मेरा मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता है। इतना चंचल है कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं। भजन तो भजन, भोजन भी नहीं कर पाते हैं। भोजन क्या? दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और खा रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो ये चंचल मन है। इसके बाद स्वप्न अवस्था आता है। स्वप्न में कौन क्या देखता है? जो दिन रात चेहरा चमकाने लगती है, वो स्वप्न में देखेगी मेरा चेहरा ये लगाया तो मेरा ऐसा हो गया। हाँ, और जो क्रिकेटर है वो देखेगा ये छक्का चौका लगा रहा है, ये छक्का चौका लगा रहा है। और मुझे याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत मेरे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग कराटे प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज़्यादा कराटे करते थे, ठीक है। और वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते थे। एक दिन ब्रूस ली का इंटर द ड्रैगन देखा, इंटर द ड्रैगन, और क्या स्टाइल का ब्रूस ली का फाइट है। मेरे बगल में ही एक शादी का माहौल था, बहुत सारे लोग सोए थे, 3-4 बुजुर्ग लोग सोए थे। रात में मैं देख रहा हूँ ये फाइट चल रहा है, 1 लात मारा, बगल में एक बुजुर्ग ये पेट पे लगा, तुम हमको क्यों मारा भाई, वो क्यों मार रहे हो भाई? हम तो सोए हुए भाई। लेकिन ये जो चंचल स्थिर जागृत मन है ना, इससे ज्यादा फास्टर कौन है? ये जो स्वप्न अवस्था में और फास्ट काम करता है। जैसे देखेंगे आप लोग, एग्जाम का समय आएगा, उस समय ना खेल याद आएगा न कुछ याद आएगा, दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और स्वप्न में क्या देख रहा है कि हम भागे जा रहे हैं, बस छूट रहा है, बस के पीछे भाग रहे हैं। होता है कि नहीं? बहुत लोग स्वप्न ऐसे देखते हैं, मैं खुद देखा हूँ। बस छूट रहा है, भागे जा रहे हैं, भागने में तो उड़ के जा रहे हैं, जाके एग्जाम दे रहे हैं। ये कहाँ देख रहे हैं? मन में, स्वप्नावस्था में देख रहे हैं। और स्वप्न जब टूटा तो पूरा पसीना पसीना हो गया, देख रहे हैं। लेकिन आप सोए हुए निद्रावस्था में, मतलब जागृत मन सो गया, लेकिन अवचेतन मन काम कर रहा है। इसको बोलते हैं अवचेतन, सब कॉन्शियस माइंड। उसके ऊपर क्या है? अचेतन। एक्चुअली वो अचेतन नहीं है, वो लेयर सबसे महत्वपूर्ण मन का स्तर है, उसको बोलते हैं कॉजल। क्या है? कॉजल। लेकिन साइकोलॉजी, ये डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी क्या बोल रहा है कि हम लोग कभी बंदर थे, चिंपांजी थे, ओरांगउटांग थे, भेड़िया थे, चीता भी थे, और
चींटी भी थे, रेप्टाइल्स भी थे, एम्फीबियन भी थे। हर चीज को क्रॉस करते हुए एवोल्यूशन में आज मनुष्य है। तो वो जो एवोल्यूशन हुआ है, अर्थात एक छिपकली का जो शरीर का उसके अंदर मन है। देखना, छिपकली जब ये दीवार पे बैठा रहता है, छिपकली दीवार पे बैठा रहता है, डरना मत, छिपकली दीवार पे बैठा है और उधर से कोई मक्खी आ रही है तो छिपकली चुप बैठा है ना, और न से काटे खा कर ले। वो क्या है? छिपकली में एक पावर है, उस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म सम्मोहनी शक्ति है। उसके पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी से रस निकलता है, वो खींचता है अपने शिकार को, इसलिए चुप होकर बैठता है। पावर ऑफ अट्रैक्शन से खींच लेता है, नजदीक आए पकड़ लेता है। वही पावर मनुष्य में भी है, सम्मोहनी शक्ति मनुष्य में भी है। सम्मोहनी शक्ति, पावर ऑफ हिप्नोटिज्म मनुष्य में भी है। तो मनुष्य में अभी डूब गया, उसको क्या है, छुप गया, शुद्ध अवस्था हो गया, डोरमेंट अवस्था में हो गया। ठीक है, अब वही पावर तुम चाहो तो जागृत कर सकते हो, उसको हिप्नोटिक पावर को जगा सकते हो, सब में वो पावर है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि हर इंसान में पूर्व जन्म का वो माइंड है। इसमें कंप्यूटर कौन कौन बच्चे जानते हैं ऑपरेट करना? आप लोग कोई विंडो फॉर्मेट करते हैं? विंडो को फॉर्मेट करना जानते हैं? जैसे विंडो 7 है, विंडो 7 से विंडो 10 में हम अपग्रेड करते हैं, तो देखेंगे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में ओल्ड वर्जन का एक थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, रहता है कि नहीं? तो ओल्ड वर्जन रह गया, नया वर्जन आया तो अपग्रेड होते। वैसे ही अब तक आप जितना जन्म लिए हैं वो सब का मन जो है आपके अंदर में। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं तो समझ इजीली समझ में आएगा। जैसे छोटा बच्चा है, कितना, 2 महीना का, 3 महीना का बच्चे को सुला दिए, कभी हंसता है, कभी रोता है, अचानक कूद जाता है, क्यों करता है? वो तो सोया हुआ है। उस समय उसके लिए ये दुनिया नया है, दुनिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, उसको पूर्व जन्म की यादें आ रही हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद करके कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी डर के वो कूद जाता है पुराने। ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता है, क्या होता है, उस चीज़ को भूलते जाता है। आप लोग एक अच्छा घटना सुना दूँ। आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होंगे, बर्मा का राज परिवार में एक बच्चा जन्म लिया। कहाँ का? बर्मा का राज परिवार। आज से 4-5 कोरोना के पहले की बात है। वो लड़का ज्यों ही बड़ा होने लगा, वो बोल रहा है कि मुझे नालंदा ले चलो। कहाँ बर्मा है? और वो बोला हमको नालंदा ले चलो। और क्यों है? कि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मेरे दोस्त लोग, मेरे दोस्त लोग मुझे इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे नालंदा ले चलो। मैं आचार्य वाचस्पति हूँ। कौन हूँ? आचार्य वाचस्पति। नालंदा विश्वविद्यालय कब का है? और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, ख़त्म कर दिया। और ये जो बख्तियार, ये जो वाचस्पति कहाँ जन्म लिया? बर्मा में। वो बोल रहे हैं कि मैं आचार्य वाचस्पति हूँ, मुझे ले चलो। अटेंशन प्लीज, बारिश को नहीं, इधर। 5 साल हुआ तो मम्मी पापा उसको देख के भारत में ले गए, नालंदा ले गए। कहाँ? खंडहर में। तो वो बोला है कि यहीं पर मैं बैठता था, यहाँ पर मेरे दोस्त बैठते थे, यहाँ मेरे स्टूडेंट बैठते थे। मैं आचार्य वाचस्पति हूँ। 5 साल की उम्र में। और नालंदा विश्वविद्यालय कब जला? मुगलों के समय में। वो वाचस्पति कहाँ जन्म लिया? मैंने उसका पूर्व जन्म पूरा याद है, इतना उन्नत थे। लेकिन नियम है, 2 जन्म को अगर आदमी एक साथ याद करता है वो पागल हो सकता है। इसलिए क्या होता है, ज्यों-ज्यों उम्र बड़ी होती है, धीरे धीरे पुराने को भूल के इस जगत के साथ अटैचमेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी यादें आपके दिमाग में
नहीं है, वो है। वी कैन से योर माइंड इज द वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज। एक्सपीरियंस, ज्ञान, बुद्धि का अनंत भंडार है। क्या? ये हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग में मन, हमारे मन के अंदर वो सारी चीजें है। ठीक है। अब जो कहना चाह रहा था कि चंचल मन, उसके बाद शुद्ध, उसके बाद कारण मन, अर्थात कारण मन में सारा चीज है। कारण मन में अगर आप पहुंच गए किसी तरह से, वहाँ पर जितने भी ये किताबें हैं, ये जो पढ़ रहे हैं ना, और वर्ल्ड में जितना यूनिवर्सिटी है और जितना किताबें हैं, गूगल में जितना नॉलेज है, वो सारा चीज़ आपके कॉजल माइंड में सब कुछ छुपा है। ठीक है। अब आप बताएं, ये लेयर है, इसको हम बोलेंगे कॉन्शियस, चेतन। ये चंचल है। इससे अगर ऊपर उठेंगे तो है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड का काम सिर्फ स्वप्न देखना नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड में फिलॉसफी, डे टू डे लाइफ का जितना प्रॉब्लम, मेमोरी, यह क्या है? मेमोरी, मेमोरी, रिकलेक्शन, रिकलेक्शन, फिलॉसफी, ये सारे साइंस, ज्ञान, विज्ञान सब किस लेयर में है? इस लेयर में है। और इससे ऊपर का जो लेयर है, थर्ड लेयर, यह है कॉजल लेयर। क्या है? कॉजल, कॉजल लेयर। ये है सब चीज का ज्ञान भंडार। तो आपको क्या करना है? जागृत अवस्था में रहना है कि मन को ऊपर जाना है? ऊपर की ओर जाना है, सब कॉन्सेप्ट में जाना है। सब कॉन्सेप्ट से कहाँ जाना है आपको? कॉजल लेयर में जाना है। ये बोलते हैं हायर, अपने आप को अपग्रेड करना, चेतन से अवचेतन, अवचेतन से कारण मन में हमको पहुंचना है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा भंडार है ये सब कुछ आपके अंदर, मेरे अंदर। अब प्रश्न आता है कि इसको जगाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? कोई लैब तो बनाया नहीं सरकार ने, ना यूनिवर्सिटियों में, ना कहीं, तो उसको करेंगे कैसे? तो देयर इज वन वेरी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, एक बहुत सुंदर सिस्टम है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने इंट्रोड्यूस किया। वो सिस्टम है योग। क्या है? योग। समझ में आ गई बात? योग। अब योग क्या रामदेव बाबा वाला योग? रामदेव बाबा वाला भी योग है, लेकिन वो योग तो शरीर को ठीक करता है। क्या है? शरीर को ठीक करता है। लेकिन योग का जो सही मीनिंग है वो क्या है? संयोगो योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनि, अर्थात हमारे जो माइंड है, हमारे माइंड को सुप्रीम मन में मिला देने का जो मेथोडोलॉजी है वही है योग है। और कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकल आप लोग को थोड़ा सा डेमो अभी देंगे। ठीक है। सबसे पहले आप लोग, किसी को पद्मासन लगाने आता है? मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए आप। वो 10 मिनट छोड़िए। पद्मासन तो देखे हो, सुने होंगे, भोले बाबा को देखे होंगे। तो पद्मासन मतलब ये राइट लेग पहले उठाना है, लेफ्ट लेग बाद में उठाना है। उसके बाद हाथ को ऐसे, हाथ को लगा रखना ये। ठीक है। आप लोग सभी सीधा बैठे।
वो बेंच का सपोर्ट नहीं लेंगे कोई, सीधा एकदम फ्री हो। ठीक है, अब आप लोग आंखें बंद कर लें, आंखें बंद, क्लोज योर आइज प्लीज। आंखें बंद करके आप सिर्फ एक ही चीज सोचिए कि आप अकेले बैठे हैं। यू आर सिटिंग अलोन, आप अकेले बैठे हैं, एकदम अकेले एकांत स्थान पे आप बैठे हुए। यू आर सिटिंग अलोन, इस पृथ्वी पर आप सिर्फ अकेले बैठे हैं। यू आर सिटिंग अलोन। क्लोज योर आइज प्लीज, आंखें बंद करके एक ही चीज तो सोचना है कि आप अकेले बैठे हुए हैं। यू आर सिटिंग अलोन, अकेले बैठे हुए हैं, सीधा बैठे। आपके चारों तरफ अनंत पॉजिटिव एनर्जी, धनात्मक शक्तियां घूम रही हैं। आप मन को सामने की ओर ले जाएं, किलोमीटर पर किलोमीटर ले जाए, देखिए अनंत शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी भरपूर है, अनंत शक्ति चारों तरफ है। सोचें कि अनंत शक्ति आगे पीछे दाएं बाएं, अनंत ऊर्जा, इनफाइनाइट एनर्जी आपके चारों तरफ है। चारों चहुं दिशा में अनंत एनर्जी है। अब आप अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें। देखिए आप श्वास ले रहे हैं, मतलब श्वास अंदर आ रही है, और श्वास के साथ साथ इनफाइनाइट एनर्जी, अनंत शक्ति आप में प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ रहे हैं, अनंत शक्ति, ऊर्जा आपके बाहर जा रही है, अनंत शक्ति बाहर जा रही है। लेकिन जो बाहर जा रही है वो नेगेटिव शक्ति है, और जो अंदर आ रही है वो पॉजिटिव धनात्मक शक्तियां हैं जो आपके अंदर आ रही है। श्वास ले रहे हैं, अनंत शक्ति आ रही है, श्वास छोड़ रहे हैं, अनंत शक्ति, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आप त्याग कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। अब अपने श्वास के साथ एक शब्द को जोड़ दें। वो शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है सुप्रीम पावर। श्वास ले रहे हैं ब्रह्म, श्वास छोड़ रहे हैं ब्रह्म। नॉर्मल ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगा, आपको इसे खींचने की जरूरत नहीं है, श्वास तो चलते रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ इस शब्द को जोड़ देना है, ब्रह्म। जब करते रहें, नो मूवमेंट, सीधा बैठें, एक ही शब्द को रिपीट करें श्वास लेते वक्त। अब
दोनों हाथों को जोड़कर उस अनादि अनंत परम ब्रह्म को नमस्कार करें, सर्वशक्तिमान। जैसे मैंने सिखाया था आप लोगों को, नमस्कार करें दोनों हाथ जोड़ के। आंखें खोलें। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट किए हैं, है ना। अभी कैसा लग रहा है? एक्चुअली गर्मी का मौसम है ना, तो ऐसे लग कैसा रहा है आप लोगों को? कुछ रिलैक्स फील हुआ ना? हाँ हाँ क्या? हाँ, तो देखिए, ये आप जब आंख बंद किए तो जो सोचना चाह रहे थे सोच नहीं पा रहे थे। हम बोल रहे थे अकेले बैठे हैं, लेकिन सोच कुछ और रहे हैं। मैं बोला सोचो कि अकेले बैठो, अकेले बैठा हूँ, सोचो। याद रखना, साइकोलॉजी का नियम है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे ऐसा ही बनोगे। तो अगर सोचो कि हम अकेले हैं तो कुछ देर के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि आप अकेले हैं। उसके बाद आप सोचिए कि आपके चारों तरफ अनंत ऊर्जा भरपूर है, तो आपको महसूस होगा कि अनंत ऊर्जा आपके चारों तरफ है। उसके बाद जब श्वास ले रहे हैं, वो ऊर्जा ले रहे हैं ना, जी लाइफ एनर्जी है, वो ले रहे हैं, तो सोचिए कि अनंत ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव ऊर्जा। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है। उसके बाद जब श्वास ले रहे हैं तो क्या जप कर रहे हैं? ब्रह्म, ब्रह्म, भ्रम नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म शब्द को। तो ब्रह्म का मतलब हिंदुओं का भगवान, तो मुसलमानों का अल्लाह नहीं है वो। अरे ब्रह्म शब्द संस्कृत शब्द है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो तो क्या होगा? पर ब्रह्म। क्या? पर ब्रह्म। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो होगा सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस माने परम चेतना शक्ति है, और वही दुनिया के नियंता है, वही से दुनिया आई है। अणु परमाणु से लेकर जितने भी चीज है वहीं से आई है। तो हम श्वास में किनका नाम जाप कर रहे हैं? उस अनादि अनंत परम ब्रह्म का नाम जाप कर रहे हैं। और श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं जीवन, छोड़ रहे हैं मृत्यु। श्वास गई नहीं आई, मृत्यु। तो मेरा मृत्यु भी वही है, मेरा जीवन भी वही है। यही है विज्ञान। ये आप लोगों को एक डेमो दिया मैंने। क्या है? एक डेमो है। इसको सुबह और शाम, सुबह उठते ही पहले बेड पर ही इसको कर लीजिए। अगर बाथरूम जाना हो, उठ के पहले फ्रेश होके आइए, उसके बाद बैठ के पद्मासन लगाइए और ऐसे बैठ के कितना देर करना है? 10 मिनट, 15 मिनट। पहले तो इससे ज़्यादा बैठ नहीं पाओगे, लेकिन हर दिन जब बैठना शुरू कर दोगे तो देखोगे उसके बगैर तुमको लगेगा तुम्हारा जीवन अधूरा। ठीक है? क्यों? वही तुम्हारे मन को खींचेगा बाहरी दुनिया से और कहाँ लाएगा? अंदर में ले जाएगा। ठीक है? और फिर वो जो मंत्राघात धीरे 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 कुछ ही दिनों में देखना तुम्हारे मन का, तुम्हारे विचार का, सारे चीज में परिवर्तन आ जाएंगे। तुम्हारी मन की चंचलताएं खत्म हो जाएंगी, स्थिर होंगी। लेकिन और एक चीज मेरे बच्चों, ये बात जहन में बैठा लो। जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए मांस, मछली, अंडा और प्याज और लहसुन दोनों जहर का काम करता है। मांस मछली के बारे में तो सब जानते हैं, मांस मछली के बारे में सब जानते हैं कि ये मनुष्य का आहार नहीं है। लेकिन प्याज लहसुन बोलता है कि शाकाहारी है। लेकिन प्याज लहसुन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद समझ में आ जाए तुम लोग को। आइए बात किसी को भी हम चैलेंज करेंगे, आप लोग भी चैलेंज कर दोगे। प्याज और लहसुन। प्याज जो है कौन से ग्रुप में आता है बायोलॉजी में? बोटनी में है ना। बोटनी में कौन सा ग्रुप है वो? मशरूम। क्या है? फंगस ग्रुप में आता है। प्याज और लहसुन दोनों फंगल ग्रुप में आता है। प्याज और लहसुन देखना, जितने भी चीज जन्म लिया है कोई ना कोई चीज सड़ के जन्म लिया है। जैसे बेट है, उस अलग चीज से है।
पुदीना, मक्खियों के सड़ने से पुदीना का जन्म हुआ। मेरा नहीं, साइंस कह रहा है। मक्खियाँ सड़ गई, वहाँ से जो जन्म हुआ वो पुदीना है। बोटनी में है, बोटनी में ये लिखा हुआ है। और जो हड्डियों, बैल, सड़े हुए जानवरों का हड्डियों से जो फंगस निकला वो है लहसुन और प्याज। आप सुनो, जिस तरह से मशरूम है, बेल छत्ता, कुकुरमुत्ता है ना, वो सब देखना कितना सुंदर दिखता है, लेकिन ऐसे डाल दो चट जाता है। अब उसको लोग सोचता है कि हाई प्रोटीन का सोर्स है, और लोग खाते भी हैं। खाते हैं कि नहीं? मशरूम बहुत माने हाई प्राइस में बिकता है, तो उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं हम। सिर्फ आज बोल रहे हैं प्याज और लहसुन। प्याज में एक केमिकल रहता है, उस केमिकल का नाम है एलियम, ALIUM, एलियम ऑयल। एलियम ऑयल शरीर में जाते ही जो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र, उसको गर्म कर देता है। क्या करता है? उसका काम ही है उत्ताप, उत्तेजना बढ़ाना। तो प्याज लहसुन अगर रेगुलर हम खा रहे हैं, पीस के खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, सब्जियों में खा रहे हैं, ये खाते खाते क्या होता है? स्नायु हमेशा गर्म रहेगा। और आपको स्टडी के लिए क्या चाहिए? शांत चाहिए ना, कूल चाहिए, स्नायु कूल होना चाहिए। तो रेगुलर जब आप प्याज लहसुन लेंगे तो आपका स्नायु गर्म रहेगा। इसलिए कितनों कोशिश करेंगे, बैठ ही नहीं रहा, बहुत गुस्सा आ जाता है सर, कोई बातों में गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि जब शरीर में उत्तेजना, इमोशन होगा, तब क्या होगा? मन चंचल होगा, और उसमें क्या होगा? आपका धैर्य शक्ति कम हो जाएगा। पैसेंस, धीरज, धैर्य शक्ति कम हो जाएगा। और धैर्य शक्ति का कम होने का मतलब ही है कि आपको गुस्सा आएगा। और क्रोध ही मनुष्याणाम सर्वनाश का कारण। और क्रोध से ही स्मृति, जब गुस्सा आए देखना चेहरा लाल हो जाता है, तमतमाने कांपने लगता है, होता है कि नहीं? में सब हो जाए, खत्म हो जाता है। इसका मतलब धैर्य के कम से स्मृति कम हो जाती है, अतः स्मृति, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। दूसरा लहसुन। लहसुन जब हम लोग खाते हैं, लहसुन खाने से क्या होता है? सभी अप्लाई करके देखना। किसी को अगर दर्द हुआ है कहीं भी, लहसुन का ऐसे रगड़ देना, तो कुछ देर के लिए दर्द खत्म हो जाए। क्यों? क्या है इसमें? जैसे मेडिकल साइंस में सर्जरी होता है, सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है, देते हैं ना? एनेस्थीसिया क्या करता है? सुन्न कर देता है। वो तो सुन्न करने वाला दवाई है ना, सुन्न कर देता है, सेंसलेस कर देता है उस जगह को, तब काटता है तो दर्द नहीं होता। ठीक लहसुन में भी माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट है, हल्का एनेस्थेटिक इफेक्ट है, इसीलिए वहाँ माने रगड़ देने से दर्द कम हो जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। आप जरा बताइए, लहसुन को रेगुलर जब लेंगे तो हमारे स्नायु को क्या करेगा? वो शून्य करेगा। एक शून्य कर रहा है, दूसरा गर्म कर रहा है, दोनों कंबाइंडली हमारे स्मृति, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे धैर्य, क्षमा, इस पर इफेक्ट करता है। अब गुस्सा की बात है, समझ में आ गया? हम तो साग सब्जी खाते हैं, लेकिन गुस्सा कहलाता है सर। यही कारण है कि गुस्सा कहलाता है। आप देखिए, लोग बहुत लोग बोले, अरे भाई प्याज लहसुन में बहुत गुण है, इतना गुण है कि डेली बहुत बस में चलेंगे ना, तो बूढ़े बुजुर्ग, अरे लहसुन जानते हैं, 2-4 कुआ खाइएगा ना तो हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ, जानते हैं, हमारा बहुत गैस होता था, तो लहसुन खाना से तो गैस में ख़त्म हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं भाई, ऐसा कौन घर है जहाँ प्याज और लहसुन नहीं बन रहा है? वहाँ हार्ट का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? वहाँ गठिया का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, एक दिन में सब कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत फास्ट में बोल रहा हूँ। फूड इज योर मेडिसिन, फूड इज योर मेडिसिन, बट मेडिसिन कैनॉट बी योर फूड। फूड इज योर medicine, but medicine cannot be your food. And medicine should be applied only when you are
डिजीज्ड। मेडिसिन का प्रयोग जब आप बीमार पड़ोगे तभी यूज़ करोगे। तो जब बीमार नहीं है तो तुम्हारी मम्मी बोलते बेटा पर माथा दुखता जरा लाओ तो केरोसिन लाओ तो तक दुकान में गए केरोसिन दीजिए। ये बिहार में शब्दों का उच्चारण है। टिकट को बोलेगा टिकस, स्टेशन पर टीशन, है ना। तो केरोसिन को बोलेगा करोसिन। ये है सब जगह का स्लैंग लैंग्वेज है। केरोसिन दो तो केरोसिन दिया दर। आप ही बताओ जिनको सर्द है डेली केरोसिन अगर खाएगा उनका क्या हालत होगा? जिनको सर दर्द नहीं है वो डेली केरोसिन खाए क्या होगा? एक समय आएगा तुम्हारा शरीर रेसिस्ट कर जाएगा, कोई भी दवाई शरीर में काम भी नहीं करेगा। इसीलिए प्याज लहसुन तभी यूज़ करो जब तुम उसकी ज़रूरत पड़े। जब ज़रूरत नहीं है तो वो मेडिसिन दुकान में ही रखो, अप्लाई मत करो। इसीलिए और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम लोग को बोल के जा रहा हूँ, स्मरण बढ़ाने का तरीका। जो व्यक्ति साग से घृणा करते हैं, साग, वो इस दुनिया का बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। इसमें बहुत सारा बेवकूफ़ है सब, साग मुँह बिचकाती है सब साग रोटी से। लेकिन ये तुम लोग को पता नहीं है कि साग ही तुम्हारा स्मृति का दवाई है। क्यों बोलो तो? क्योंकि साग में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? वो क्लोरोफिल जब हमारे शरीर में ज़्यादा जाता है वो हमारे शरीर में क्या जन्म देता है? लिम्फ। क्या? लिम्फ, LYMPH, जीवनी शक्ति। देखना जो साग सब्जी नहीं खाता है, जो भी जीव, वो कम दिन में मर जाता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, टाइगर, लायन, ये लोग साग सब्जी नहीं खाता है, बहुत जल्दी मर जाता है। और जो इस चीज़ को ज़्यादा खाता है वो बहुत दिन जिंदा रहता है। बंदर, हाथी और कछुआ, शाकाहारी कछुआ 300 से 500 साल जिंदा रहता है। 300 से 500, हाथी 100 से 50 साल। पाकिस्तान और कश्मीर वैली के बीच में एक कुंजा वैली है। क्या है? कुंजा वैली। वहाँ के लोग फ्रूट्स, रूट्स, डेट्स, फ्रूट खाते हैं, रूट्स खाते हैं, दूध लेते हैं, और वहाँ की महिलाएं 90 साल तक की उम्र में जवान दिखती हैं। वहाँ के लोग 130 साल जीवित रहते हैं। ठीक है? और ये सर्च करके देखना गूगल में, तो वो कुंजा वैली है। तो लंबी उम्र, ताकतवर, बुद्धि। घोड़ा साग की अंडा खाता है, हाथी अंडा खाता है, साग सब्जी खाते। हाथी ताकतवर है, घोड़ा ताकत है, हिरन सबसे ज़्यादा तेज दौड़ती है। तो जो साग खा के ही सब कुछ है। एक निर्जीव, एक सीधा साधा अवला पशु को हत्या करके अपने जीव का स्वाद बढ़ाना कौन सा बुद्धिमानी है भाई? जब तुमको दाल खाने से प्रोटीन का सोर्स मिल जा रहा है, साग खाने से तुमको विटामिन मिनरल्स मिल जा रहा है, भात खाने से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल रहा है, और फ्रूट्स और मिल्क लेने से तुमको तो फिर ये सब लेने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है? सबसे बड़ी चीज़, आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, आपका मन को, बुद्धि को तेज बढ़ाना है। इसलिए जो खाद्य त्याग करने के लिए बोला, कोशिश कीजिए त्याग कीजिए, और दोनों वक्त ध्यान कीजिए साधना जो मैं सिखाया हूँ। और आप लोग अगर स्पेशल विशेष मेडिटेशन सीखना चाहेंगे तो ये आप ही लोग के कॉलेज के, ये जो स्कूल के यही डायरेक्टर हैं, इस कॉलेज के मालिक यही हैं। और इनको बोलिएगा, या तो प्रिंसिपल साहब को बोलिएगा, तो सन्यासिनी दीदियाँ आएंगी, वो आप लोग को अलग से सिखा देंगी। लेकिन जब तक वो लोग नहीं आती हैं, जैसे मैं बोला ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है? और जितने बच्चे हैं, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं माने और एडवांस मेडिटेशन, तो सर जी को बोलिएगा, मैं और सन्यासी लोग आके आप लोग को सिखा देंगे। लेकिन जब तक नहीं सीखते हैं, इसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ठीक है? कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन प्लीज?